नमस्कार दोस्तों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता से अपनी कक्षा का प्रारंभ किया था और हड़प्पा सभ्यता का जो है पूरा टॉपिक हमने अगले वीडियो में ख़त्म कर लिया। इससे पहले के वीडियो में अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता के बारे में पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के विषय में आगे बताएंगे आपको। वैदिक सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आई। हड़प्पा सभ्यता जहां 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में समाप्त होता है। इसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास होता है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विकास होता है। उसके बाद भारत में वैदिक सभ्यता आती है। तो भारत में वैदिक सभ्यता का जो विकास है वह हड़प्पा के बाद है। तो जो इसका कालक्रम है वह है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता भारत में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम जो है वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के लिए जो हम समय का निर्धारण करते हुए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक के लिए 1000 से 600 ईसा पूर्व या 600 BC। तो हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा है, एक उत्तर वैदिक काल जिसका काल है 1500 से 1000 BC या ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हमने इसे दो भागों में बांटा है। उत्तर वैदिक काल का जो काल है वह 1000 BC से 600 BC के बीच है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक शहरी या नगरीय सभ्यता है, लेकिन इसके उलट जो वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण। इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वह क्रमिक रूप से हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में हड़प्पावासी बसे थे लगभग उसी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के लोग भी आकर बसे, लेकिन ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से आते गए और धीरे धीरे ये उस क्षेत्र में बसे। जैसे हम मान लें इनका भौगोलिक विस्तार देखें तो इनका जो भौगोलिक विस्तार है आपको बिहार से पश्चिमी एरिया यानी कि गंडक नदी से पूर्व में और सिंधु के क्षेत्र में है। तो इनका ज़्यादातर विस्तार सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। और ये लोग बाहर से जब भारत में आए तो इनके आने के बाद इन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया, यानी कि इनका जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों से संघर्ष हुआ, जिसमें इन्होंने उनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद ये लोग यहाँ पे स्थायी तौर पे बसे भारत में। तो इनका जो भौगोलिक निवास भारत में था वह जो है सिंधु के क्षेत्र में था, मैंने आप लोगों को बताया। और एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दसराग युद्ध। दसराग युद्ध, इस युद्ध में भरत कबीला ने 10 अन्य कबीले को पराजित किया। यह युद्ध जो है पुरुषुनी या रावी नदी के तट पे हुआ था। पुरुषुनी या रावी नदी के तट पे यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भरत कबीला ने 10 कबीलों को पराजित किया, जिसमें से 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले थे। भारत के जो पहले के निवासी थे यानी कि आर्य से पहले के जो भी निवासी थे वह अनार्य कहे जाते थे। आर्य लोग उन्हें अनार्य कहते थे।
तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि आर्य जो आए तो कहाँ से आए हैं। तो इसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों विद्वानों का अलग अलग मत है। आर्य जो भारत में आए किस प्रकार और कहाँ से आए हैं, इसके विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे एक आदमी है, व्यक्ति है पेनका। पेनका का कहना है कि आर्य जर्मनी से आए हैं। पेनका का कथन है कि आर्य जो है वो जर्मनी से आए हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य तथ्य है वो है कि मैक्स मूलर का दिया हुआ है। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर का कहना है आर्य मध्य एशिया से आए हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि आर्य जो है उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और एक और है गंगानाथ झा जी ने, गंगानाथ झा जी ने कहा है कि आर्य जो है वह ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए हैं। तो इस प्रकार 4-5 और अन्य कई व्याख्याएं हैं आर्यों के भारत में आगमन की, जिसमें कि एक है जर्मनी से आए हैं, यह पेनका का कथन है। तिब्बत से आए हैं, यह दयानंद सरस्वती जी का कथन है। मध्य एशिया से आए हैं, यह मैक्स मूलर जी ने कहा है। ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए हैं, यह गंगानाथ झा जी ने कहा है। उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, जो सबसे प्रामाणिक है, वह माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। इसके विषय में मैक्स मूलर ने बताया। फिर कहा जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आते हुए ईरान आए, ईरान इराक होते हुए तब ये भारत की ओर आए और ये धीरे धीरे कबीले में आए। इनके पास पशु थे, पशुचारण करते थे, ये खाना बदोशी जीवन जीते थे और कबीले के रूप में इनका विस्तार होता गया। धीरे धीरे भारत की ओर आए और यहाँ आकर इन्होंने अपना स्थायी बसाव चालू किया और इस प्रकार हमारे देश में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। जब ये भारत में आए तो इन्होंने स्थायी तौर पे बसना आरंभ किया। स्थायी तौर पे बसने के बाद इन्होंने भारत में जो अपनी व्यवस्था स्थापित की, जिसके तहत हम इनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में जो हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो इस बात की कि ये लोग पारिवारिक संस्था के तौर पे काफी मजबूत हुआ करते थे। इनकी जो समाज का या राजनीति का सबसे बड़ा आधार था वो परिवार था। परिवार को कुल कहते थे और इनका जो मुखिया होता था वो बड़े बुजुर्ग होते थे या पुरुष होते थे। उस घर के जो भी पिता, दादा जो भी थे वो इनके प्रमुख होते थे। तो कुल होते थे। इनके बाद जब इनका विस्तार हुआ तो इन्होंने ग्राम बनाया। ग्राम, इनके प्रधान को ग्रामीणी या मुखिया कहते हैं। इसके बाद जब इनका और विस्तार हुआ, इन्होंने विष नाम की एक संस्था बनाई जिसके प्रधान को विषयपति कहा गया। और उसके बाद फिर एक राज्य जैसी एरिया हो गई जिसे हम जन कहते हैं। तो जन के जो प्रधान थे उसे हम राजा कहेंगे। विष के प्रधान विषयपति, जन के प्रधान राजा, ग्राम के प्रधान ग्रामीणी या मुखिया, कुल के प्रधान पिता। तो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसी पे आधारित थी। कुल, ग्राम, विष, जन। कुल, ग्राम, विष, जन। आप एक बात जान लीजिए, जो वैदिक सभ्यता है, मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में विभाजित है। एक तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल और दूसरा मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, हम कह सकते हैं कि एकमात्र स्रोत यही है जिससे हमें जानकारी मिलती है, वह है वेद यानी ऋग्वेद। हमें केवल और केवल ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक कालीन समाज की, जिसमें इसके बाद के विषय में जो है जानकारी हमें अन्य कई वेदों से मिलती है, जिनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद है। तो हम अभी इनका अध्ययन नहीं करेंगे।
अभी हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो ऋग्वेदिक काल पे, और जिसमें जो भी जानकारी हमें मिली है वह ऋग्वेद से मिली है। तो ऋग्वेद में जो है जन शब्द का उल्लेख 275 बार है और विष का उल्लेख 171 बार है। ऋग्वेद में आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको कि जन शब्द का उल्लेख जो है वह 275 बार है और विष का उल्लेख 171 बार है। तो मैंने आपको बता दिया इनकी जो राजनीतिक जीवन थी कुल, ग्राम, विष और जन पे आधारित थी, और जो जन के प्रधान थे उन्हें राजा कहते थे। अब हम जानते हैं कि राजा की क्या भूमिका होती थी यहाँ पे। तो वहाँ का जो राजा था वह जब स्थायी तौर पे ये लोग बसे और वहाँ पे राजा की व्यवस्था आरंभ हुई तो ये लोग राजा बनाने लगे, तो ये राजा का पद वंशानुगत हो गया। और राजा के लिए जो शब्द आया है पुराभेता या गोपजनस्य, राजा को ये लोग पुराभेता एवं गोपजनस्य कहते थे। तो राजा को ये लोग पुराभेता और गोपजनस्य कहते थे। राजा का पद वंशानुगत था, हालांकि राजा को सभा और समिति के लोग हटा सकते थे समय समय पे बुद्धिजीवी लोग से, लेकिन यह पद वंशानुगत ही था। इसके बाद हम यहाँ की कुछ संस्थाओं को देखते हैं जिनमें हमें सभा, समिति और विदर्थ नजर आता है। तो ऋग्वेद काल में जो भी संस्थाएं थी वहां की, उसमें प्रमुखता सभा, समिति और विदर्थ थे। सभा का उल्लेख जो है वह 8 बार किया गया है ऋग्वेद में, समिति का 9 बार और विदर्थ का 122 बार। तो सभा उस टाइप की संस्था थी जैसे आज के टाइम में मॉडल टाइम में जो है, जैसे हम लोकसभा, राज्यसभा देखते हैं, तो उस समय सभा और समिति थी। तो सभा जो था वो बुजुर्गों की संस्था थी, उसमें गांव के आम लोग निवास करते थे, महिलाओं को उसमें भाग लेने का अधिकार था, और ये लोग दैनिक दैनंदिनी जैसे फैसले जो भी होते थे वो यहाँ पे निर्णय लेते थे। और सभा न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी, जबकि समिति इसमें न्यायिक काम नहीं होता था। कहने का अर्थ है सभा और समिति एक ही तरह की कार्य करती थी लगभग। समिति में संभ्रांत लोग रहते थे, लेकिन समिति में न्यायिक कार्य नहीं होता था। और इसके अलावा एक जो संस्था हुआ है विदर्थ, विदर्थ की शुरुआत जो है इन सबसे पहले मानी जाती है। और विदर्थ को एक जनतांत्रिक संस्था के रूप में भी हम जानते हैं। विदर्थ सभा और समिति से पहले की संस्था है और इसे जनतांत्रिक संस्था के रूप में भी हम जानते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों के तौर पे दिखाया गया है। अथर्ववेद यह कहता है कि प्रजापति की 2 पुत्री हैं, सभा और समिति। यहाँ का जो न्याय व्यवस्था था, अब हम इसके विषय में जानते हैं। यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था था वो ऑर्डियल प्रथा पे आधारित था। कहने का अर्थ है कि मृत्यु दंड वगैरह का यहाँ पे ज़्यादा प्रावधान नहीं था। न्याय पद्धति बहुत लचीली थी, और यहाँ पे जैसे कि शपथ दिलवाना, आग से दगवाना जैसी प्रथा का प्रचलन था। और यहाँ पे पुलिस के लिए जो है उग्र और जीवग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। पुलिस के लिए उग्र और जीवग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यस्थता कराने वाले के लिए मध्यमसी शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यस्थता कराने वाले या न्यायाधीश कह सकते हैं आप, तो उसके लिए हम मध्यमसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे कुल, ग्राम, विष और जन जैसी संस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख था जन। घर में सबसे ज्यादा प्रधान था कुल, और जब एक संस्था के तौर पर डेवलप हो गया तो सबसे ज्यादा प्रधान हो गया जन। जन के प्रधान राजा थे, और राजा को हम पुराभेता
और गोप जनस्य भी करते हैं। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति जैसी 2 संस्थाएं थी। इसके अलावा एक संस्था और थी विदर्भ। तो ये सभी राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। यहाँ का न्याय पद्धति बहुत ही लचीला था। ऑर्डियल प्रथा पे यहाँ का दंड व्यवस्था आधारित था। पुलिस के लिए यहाँ पे उग्र और जीवग्रह शब्द का उल्लेख किया गया है और मध्यस्थता कराने वाले न्यायाधीश को मध्यमसी कहा गया है। अब हम चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की ओर। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम परिवार के विषय में जानते हैं कि ऋग्वेद काल में जो परिवार था वह किस प्रकार का था। तो ऋग्वेद काल में जो परिवार था उसमें पिता या पुरुष की कह सकते प्रधानता थी। जैसे हड़प्पा काल में महिलाओं को प्रधानता दी गई, उस तरह की प्रधानता यहाँ पे वैदिक काल में हमें महिलाओं के लिए नहीं नजर आती है। यहाँ पे जो प्रधान था वो पुरुष था। घर का पितामह जो थे वो सबसे ज्यादा प्रधान में थे। लेकिन यहाँ पे स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और दहेज का प्रचलन नहीं था। हालांकि कन्या का पिता वर को कुछ उपहार के रूप में देता था, जो कन्या उसे अपने साथ ले जाती थी, जिसे हम बहतू कहते हैं, बहतू। तो दहेज प्रथा नहीं था, लेकिन कन्या का पिता वर को और कन्या को कुछ देता था उपहार के रूप में, जो बहतू कहलाता है। मैंने आपको बताया कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वो नृत्य कर सकती थी और किसी भी तरह की सामाजिक कार्यों में वो भाग ले सकती थी। नृत्य करना, शिक्षा में भाग लेना, स्कूली शिक्षा प्राप्त करना, जो उस समय की स्कूल की पद्धति थी वहाँ की, तो वो सब करने का अधिकार महिलाओं को था। अगर किसी महिला का पति अकस्मात देहांत कर जाए या डेथ हो जाए उसकी, तो महिला जो थी पति के छोटे भाई के साथ संबंध स्थापित करके नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकती थी। तो वहां पे नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह था, लोग अंतरजातीय विवाह कर सकते थे, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं था। हालांकि आर्यों का शादी विवाह अनार्यों के साथ करना मना था। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होता है कि आर्य और अनार्य के बीच फर्क था। आर्य जाति के लोगों का शादी अनार्यों में नहीं होता था, लेकिन आर्यों के बीच में अंतरजातीय विवाह था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा ये लोग खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के खान पान खाते थे। हर तरह के खान पान शाकाहारी मांसाहारी खाते थे। ये लोग गाय को अधन्या कहते थे, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है, और गाय को ना मारने वाले जीव के तौर पे ये लोग देखते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग खेल कूद, रथ दौड़ आदि का प्रयोग करते थे, शिकार करते थे, इन सब तरीके का कार्य लोग करते थे। शिक्षा, इन लोगों का शिक्षा का जो आधार था वह धर्म और नीति पे आधारित था। ये लोग नीतिगत शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसके तहत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता पे आधारित शिक्षा ये लोग ग्रहण करते थे। और वर्ण व्यवस्था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेद में ही जो है वर्ण व्यवस्था का उद्भव होता हमें दिखाई देता है। वर्णों को 4 भाग में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद काल में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और पैरों या जंघा से वैश्य और नीचे पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करना सहज था और ये आराम से किया जा सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
4 वर्णों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो मैंने आपको ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन बता दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पारिवारिक तौर पे जो संस्था थी उसमें जो है पुरुष की प्रधानता थी। स्त्री को की जो स्थिति थी वहां पे बहुत बेहतर थी, हालांकि हड़प्पा से तो बेहतर नहीं थी, लेकिन बेहतर अवस्था में थी। वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, नृत्य कर सकती थी, किसी भी तरह के समारोह में भाग ले सकती थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा था, अंतरजातीय विवाह था। तो ये सब स्त्री के लिए ठीक था। मैंने इसके बाद आपको बताया खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग होता था। इसके अलावा मनोरंजन में ये लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, नृत्य, संगीत आदि पसंद करते थे मनोरंजन के तौर पे। और वर्ण शिक्षा में नैतिकता की शिक्षा लेते थे, और वर्ण व्यवस्था जिसमें मैंने आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का उद्भव ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। अब हम हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन की ओर चलते हैं, जिसमें हम कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विषय में जानेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन, तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक व्यवस्था है, इसके तहत हम देखते हैं कि ये लोग कृषि पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। इनका जो मुख्य कार्य था, कृषि तो करते थे हालांकि थोड़ा बहुत, लेकिन ऋग्वेद में कृषि का ज्यादा उल्लेख नहीं है। ये लोग पशुपालन पे ज्यादा आधारित थे, और गाय इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। राजा का चुनाव भी इसी आधार पे होता था, जो कि गायों की रक्षा कर सके। और गवेषणा शब्द का उल्लेख हुआ है, अर्थात गाय की खोज करना। तो ऋग्वैदिक काल में गाय का विशेष महत्व था। इनके लिए जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी गाय, क्योंकि ये पशुचारक समाज था। तो ये लोग पशुपालन करते थे, गाय इनके लिए विशेष तौर पे महत्व था। कृषि का ज्यादा उल्लेख नहीं है अभी। ये लोग स्थायी तौर पे बसाव तो हुआ था, लेकिन पशुपालन और कबीलाई जीवन इनके साथ अभी मौजूद था। इसके बाद हम व्यापार और वाणिज्य देखते हैं। तो इस समय जो व्यापार और वाणिज्य था, उसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता हुआ देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम जो है, कहने का अर्थ है कि आप एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेकर जो व्यापार करते हैं, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक सामान दूसरे को देता है, उसके बदले में उससे दूसरा सामान लेता है। इस समय पैसे की जो व्यवस्था वो प्रचलन में नहीं आई थी, क्योंकि यह ग्रामीण समाज था। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। सूदखोर के लिए इस समय बैकनॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। सूदखोर को बैकनॉट कहते थे। इसके अलावा हम उद्योग की ओर चलते हैं। इस समय कई प्रकार के उद्योग का विकास हो चुका था, जैसे मृदभांड उद्योग, तक्षण यानी कि लकड़ी का जो सामान होता है उसका उद्योग था, कुम्हार का उद्योग था, स्वर्ण का उद्योग था। तो लेकिन इन सबको जो लीड करता था वो बढ़ई यानी तक्षण जो था, सभी को लीड करता था। इस समय मृदभांड में हम जो है धूसल चित्रित मृदभांड का उपयोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि इस समय किस प्रकार का मृदभांड का उपयोग किया जाता था। तो हम देखते हैं इस समय चित्रित धूसल मृदभांड का उपयोग किया जाता था, या धूसल मृदभांड का उपयोग होता था। और इस समय जो मोहरे थे उस समय उसे निष्क या सतनाम कहते हैं। इसे मुद्रा भी कुछ लोग कहते हैं, निष्क और सतनाम। ये सोने की होती थी, सोने के लिए भी निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऐसे भी। इसके बाद अब हम चलते हैं हड़प्पा कालीन, बार बार मैं हड़प्पा कालीन बोल दे रहा हूँ। तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में। तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में हम देखते हैं कि ये लोग प्रकृति के पूजक थे। ये लोग उन सभी चीजों की पूजा करते थे जो प्रकृति में थी, और प्रकृति पर से इनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो जिन चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ये उनकी पूजा करने लगते थे, जैसे सूर्य, पृथ्वी, आकाश, इन सब की ये पूजा करते थे। और जो है ऋग्वैदिक काल में अहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन का खास ध्यान रखा जाता था। यहाँ के लोग उपभोक्तावादी भी, भौतिकवादी भी थे,
और पारलौकिक सुख की कामना करने वाले भी थे। इस समय कर्मकांड का ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था। ये लोग अहलौकिक और पारलौकिक दोनों थे। और ऋग्वैदिक समाज में जो धर्म में जो सबसे ज्यादा प्रधान देवता थे वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता इंद्र थे। इसके लिए 250 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि। इसे 200 बार इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। इसे जाति वेदस भी कहा गया है। और तीसरे प्रमुख देवता के रूप में हम वरुण देखते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार है और इसे नैतिकता का देवता कहा गया है। तो ऋग्वेद कालीन जो सबसे प्रधान देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार है। इसके बाद जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। इसका उल्लेख 200 बार है। और तीसरे देवता के रूप में हम वरुण देखते हैं। इसके अलावा अन्य कई देवी देवता थे। कई देवियों का भी चर्चा मिलता है, जैसे उमा था। इसके अलावा मातृ देवी तो हड़प्पा में थी। और भी कई देवी देवताएं थे। यानी देवी और देवता दोनों का उल्लेख इस समय हमें मिलता है। तो मैंने आपको ये बताया कि इनके जो प्रमुख देवता थे। इसके अलावा संस्कार का उल्लेख यहाँ पे मिलता है हमें। संस्कार के तहत ये लोग 16 प्रकार के संस्कारों का निर्वहन करते थे, जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते थे। जन्म से पूर्व ही 3 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। टोटल 16 संस्कार थे, जिसमें गर्भाधान, पशुवन और सीमंत्रोयन, ये 3 संस्कार हैं। तो संस्कार का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें 16 प्रकार के संस्कार थे और इसमें 3 संस्कार जन्म के पूर्व ही थे। इसके अलावा हम 3 ऋणों की भी चर्चा देखते हैं ऋग्वेद में या वैदिक समाज में, जिसमें हम पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण का उल्लेख देखते हैं। तो 3 प्रकार का ऋण, जिसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण का उल्लेख हम देखते हैं। इस प्रकार मैंने आपको मैं बार बार हड़प्पा बोल दे रहा हूँ। तो मैं इस देख रहा हूँ कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत मैंने आपको आर्यों का भौगोलिक विस्तार, उनकी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के विषय में बताया। मैं फिर से इसको रिकैप कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर ही रहे होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, तो राजनीतिक जीवन के तहत मैंने आपको बताया कुल, ग्राम, विष और जन। कुल परिवार की इकाई थी। ग्राम का जो प्रधान था वो ग्रामीणी था। विष का प्रधान विषयपति और जन का प्रधान राजा। राजा के लिए पुरावेत्ता और गोपजनस्य शब्द का उल्लेख किया गया है। और राजा पे नियंत्रण रखने के लिए सभा, समिति और विदर्थ जैसी संस्थाएं थी। सभा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 8 बार, समिति का 9 बार और विदर्थ का 122 बार किया गया है। सभा और समिति जो है, इन दोनों में एक फर्क यह था कि सभा जो है न्यायिक कार्य भी संपन्न कर सकती थी। समिति के पास ऐसा कोई पावर नहीं था, शक्ति नहीं था। विदर्थ जो थी इन दोनों से की पूर्व की संस्था थी और इसे जनतांत्रिक संस्था के तौर पे भी देखते हैं। इस समय न्याय व्यवस्था बहुत लचीला था। उग्र और जीवग्रह पुलिस के लिए उपयोग किया गया है। मध्यमसी, मध्यस्थता कराने वाले या न्यायपालिका के लिए यूज किया गया। सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि समाज में जो यहाँ के परिवार में पुरुष की प्रधानता थी। स्त्रियों की दशा यहाँ पे अच्छी थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथा का यहाँ पे प्रचलन अभी नहीं हुआ था। इसके अलावा स्त्रियां शिक्षा, नृत्य आदि में भाग ले सकती थी। खान पान में ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का खान पान यूज करते थे। गाय को अधन्या कहा गया है, नाम मारने वाला जीव कहा गया है। मनोरंजन में ये लोग रथ दौड़, घोड़दौड़, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार करना आदि पसंद करते थे। शिक्षा ये लोग नैतिकता की लेते थे। इनकी शिक्षा नैतिकता पे आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। आर्थिक जीवन में मैंने आपको बताया कि इन लोगों के लिए पशुपालन। एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में कृषि प्रधान हो जाता है। हड़प्पा काल में कृषि और व्यापार प्रधान था, लेकिन इस समय अभी पशुपालन
ज़्यादा प्रधान है, क्योंकि ये लोग कबीलाई थे, बाहर से ये लोग आए थे, धीरे धीरे ये लोग रहना आरंभ किए थे। अभी इनकी जीवन में पूरी तरह भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था पूर्ण रूपेण। व्यापार में मैंने आपको बताया कि ये लोग वस्तु विनिमय के तहत व्यापार करते थे। सूदखोर को बैकनॉट कहा जाता था। उद्योग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चमड़ा का उद्योग, मृदभांड का उद्योग, लकड़ी के सामान का उद्योग आदि बहुत ही विकसित अवस्था में रहा हुआ। और निष्क और सतनाम मुहरे थी, और निष्क का जो प्रयोग है, शब्द का प्रयोग है, वो सोना के लिए भी होता है। धार्मिक जीवन मैंने आपको बताया ये लोग प्रकृति पूजक थे। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश आदि की पूजा करते थे, जिसमें अहलौकिक और पारलौकिक भी थे। ये लोग भौतिकतावादी भी थे, और ये लोग जो है संसार के पारलौकिक सुख की कामना भी करते थे। इन लोगों का जो प्रधान देवता था वो इंद्र था, इसके बाद अग्नि था, और अंत में वरुण था। यहाँ पे पुरुष देवता और नारी देवता दोनों का पूजा होता था। इन लोगों को ने 16 प्रकार के संस्कारों का विकास किया था, जिसमें जन्म पूर्व 3 संस्कार थे, गर्भाधान, पशुवन और सीमंत्रोयन। और 3 प्रकार की ऋणों का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का उल्लेख है। तो मैंने आपको ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी विषयों से अवगत करा। इसके बाद और भी कक्षाएं भी चलेंगी, उत्तर वैदिक काल की कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद और एक कक्षा होगी जिसमें हम इन सब के बचे हुए कुछ वन लाइनर फैक्ट होंगे, उनको हम देखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो तो बन रहा है और मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, और आगे भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें।